हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को आज हम लोग देखें इससे पहले आपसे आप सभी को एक जरूरी सूचना है। जो एमजेटी 2.0 चैनल था उसका नाम एमजेटी एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स कर दिया गया है। उस पर लाइव क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट है एसएससी और रेलवे एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करते हैं उनके लिए वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से, जैसा कि रोजाना हम लोग करते हैं। पिछले एक दिन का रिवीजन, उसके बाद आज की करंट अफेयर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। और जल जीवन मिशन की सफलता में अभी हाल ही में टॉप पर रहा नीलगिरी जिला तमिलनाडु का। राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया गया। इसके अलावा गुज कोस्ट को इसरो के स्टार्ट कार्यक्रम के लिए नोडल केंद्र चुना गया है। गुजरात में ये स्थित है। आई कैन कोच नाम की पुस्तक जो है ये सिद्धार्थ राजशेखर ने लिखी है। इसके अलावा एयर इंडिया ने अभी जयराज सनमुगन को वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख नियुक्त किया है। सुमित नागल मोंटे कार्लो मास्टर्स जीत करके इतिहास रच दिए हैं, पहले भारतीय बन करके। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन दोस्तों रांची में किया जाएगा। यहाँ पर आयोजन भी इसका होगा। इसके अलावा गॉड पार्टिकल की खोज के लिए प्रख्यात भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स, जिनको मिला था नोबेल, उनका निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में, वो भी। इसका वन लाइनर आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप पर जाइए। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस दोस्तों ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। सुरक्षित मातृत्व यानी सेफ मदरहुड डे। सेफ मदरहुड डे दोस्तों इसलिए मनाया जाता है जिससे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की कैसे पालन पोषण कर सके सुरक्षित तरीके से, गर्भावस्था के दौरान भी, उसके बाद भी, माता बनने के बाद भी। इसके अलावा जो ये दुनिया भर के तमाम डाटा आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, जिसमें ये पता चलता है कि प्रसव के दौरान माताओं की मौत हो जाती है, ये सब मामले भी कम किए जा सके, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को। भारत सरकार ने 2003 में इसे मनाए जाने की शुरुआत की थी। व्हाइट रिबन अलायंस के द्वारा ये, अलायंस इंडिया के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत में बच्चे के जन्म के कारण माताओं की मौत के मामले की स्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ पर अप्रैल महीने के अभी तक आए हुए महत्वपूर्ण दिवस हैं, आज हम लोग रिवीजन कर लेंगे। 1 अप्रैल को आरबीआई स्थापना दिवस और 1 अप्रैल को ही उत्कल दिवस या ओडिशा स्थापना दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। सभी की थीम यहाँ पर है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो हुरून के द्वारा दोस्तों, हुरून एक संस्था है जो रेटिंग्स वगैरह, रैंकिंग वगैरह जारी करती है, उसके द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया। यानी इसमें यूनिकॉर्न्स की लिस्ट जारी की गई है कि किस देश में कितने यूनिकॉर्न्स हैं और किस शहर में कितने यूनिकॉर्न्स हैं। तो इसको लेकर के एक रैंकिंग जारी की गई और इसमें टॉप पर हर बार की तरह अमेरिका रहा। रैंकिंग में तो परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो यूनिकॉर्न्स की संख्या है, नंबर्स हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे अमेरिका तो टॉप पर अभी भी है, सेकंड पर चाइना अभी भी है, भारत जो है ये थर्ड पर है, अभी भी है, पिछली बार भी था, इस बार भी है। यहां पर देखिए, लेकिन इंडिया का यूनिकॉर्न काउंट ड्रॉप हुआ है। इंडिया में यूनिकॉर्न की संख्या थी वो ड्रॉप हुई है। यूनिकॉर्न्स क्या होता है? वैसे शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यूनिकॉर्न्स मतलब होता है एक सींग वाला घोड़ा। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये इमेजिनरी है, जो परियों की कहानी में आप पढ़ा करते थे बचपन में, एक सींग वाला घोड़ा, उसी को कहते हैं यूनिकॉर्न। लेकिन यहाँ कंपनियों के स्थिति में, या कहें कि स्टार्टअप्स की दशा में, उसकी सिचुएशन में इसका अर्थ कुछ और निकाला जाता है। क्या अर्थ निकाला जाता है? इसका मतलब ये होता है, अगर किसी स्टार्टअप को कहा जा रहा है यूनिकॉर्न हो चुका है, इसका मतलब उसकी वैल्यूएशन जो है ये $1 बिलियन को क्रॉस कर गई है। $1 बिलियन अगर स्टार्टअप का वैल्यूएशन हो जाता है तब उसे कहते हैं यूनिकॉर्न हो गया है। ठीक है, ध्यान रहे, स्टार्टअप का होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट फंडेड कोई कंपनी नहीं।
ठीक है ना, कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इसमें नहीं काउंट की जाएगी। ऐसी कंपनी जो नया स्टार्टअप हो उसको काउंट किया जाएगा। तो ऐसे भारत में देखा गया 67 यूनिकॉर्न्स, चीन में 340 यूनिकॉर्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न। पहले संख्या और ज्यादा थी, इस बार संख्या कम देखने को मिली हुई है इस रिपोर्ट में। इसमें बताया गया है कि भारत में मंदी की वजह से पहली बार यूनिकॉर्न्स के निर्माण में गिरावट देखने को मिली हुई है। ह्यूरून ग्लोबल ने दुनिया भर के 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न की ये लिस्ट जारी की है, जिसमें रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। और इस पर मैंने उस दिन आपको बताया भी था वीडियो में कि यूनिकॉर्न्स वगैरह की जब बात आती है तो उसमें भारत तो अच्छे पोजीशन में है, लेकिन जब यहाँ स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात आती है या और ऐसा स्टार्टअप को लेकर के कोई ऐसा डाटा आता है इन्वायरमेंट को लेकर के, तो उसमें सब में अपनी स्थिति बहुत खराब है। देखो ईआईयू का बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग आया था, जिसमें भारत को 51वां पोजीशन दिया गया था, 51वीं रैंक दी गई थी। चलिए फिलहाल विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट में फर्स्ट पर रहा है, वाडा की ये रिपोर्ट थी। यहाँ पर डोपिंग के मामले में भारत पहले पर रहा है, यानी बहुत खराब स्थिति है। विश्व खुशहाली सूचकांक में 126वें पर हैं, 126वें पर ही हम लोग शांति सूचकांक पे भी हैं। डीएचएल की कनेक्टेडनेस इंडेक्स में हम लोग 62वें पर हैं और वी डैम की लोकतंत्र रिपोर्ट में 104वें पोजीशन पर हैं। ये पिछले दिनों में आई हुई कुछ रैंकिंग्स हैं जिनका आपने किया है रिविजन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार दिया गया, या किस इसरो ने किस मिशन के लिए जीता? तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को एक बार फिर से सम्मानित किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक सम्मान के बारे में, एक पुरस्कार के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर अमेरिका की एक संस्थान ने इसे अवार्ड दिया है। दरअसल चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा की धरती पर लैंड करा करके इसरो ने सबको शॉक कर दिया, सबको चौंका दिया। इतने कम बजट में, मात्र 615 करोड़ में, जितने में तो मूवीज बनती हैं इंडिया में, किसी दूसरे देश की तो बात ही जाने दो, भारत में भी इससे ज्यादा महंगी महंगी की मूवी ही बनती हैं, लेकिन यहाँ पर इसरो ने उतने ही बजट में चंद्रमा की धरती पर, वो भी दक्षिणी ध्रुव पर जहां पर आज तक कोई देश सक्सेसफुली लैंड नहीं करा पाया था, वहां पर इसरो ने सक्सेसफुली ना सिर्फ चंद्रयान 3 लैंड कराया बल्कि वहां पर रोवर भी अपना दौड़ाया। तो इसके इस कारनामे के लिए बार बार अवार्ड इसे मिल रहे हैं भाई, मिलना भी चाहिए। तो यहाँ इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए अभी दिया गया है अवार्ड जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। ये एक्चुअली में ये अवार्ड दिया जाता है, एक ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री थे जॉन जैक स्विगर्ट जूनियर, ठीक है ना, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर, उन्हीं के सम्मान में दिया जाता है, उन्हीं की याद में दिया जाता है। अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया चंद्रयान 3 के लिए, और चंद्रयान 3 मिशन टीम को सम्मानित किया गया है जो कि इसरो का मिशन था। ठीक है जी, चलिए अमेरिका की स्पेस फाउंडेशन के द्वारा ये दिया गया। चंद्रयान 3 के बारे में फिर चीजें जान लो, क्योंकि यहां से डाटा पूछा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड मिला था इसी को, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को, पहुंचा था ये 23 अगस्त को 6:04 पर। LVM-3M4 इसके रॉकेट का नाम है। टोटल लागत 615 करोड़ रुपए आई थी और भारत चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। ओवरऑल चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था। हालांकि अब एक और देश उसमें आ गया है, पांचवा देश, जापान भी जोड़ लीजिए। नहीं तो इसरो से पहले या कहें भारत से पहले केवल अमेरिका, रूस और चाइना ही पहुंच पाए थे चंद्रमा की धरती पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी इसरो के बारे में बेसिक चीज तो जानते ही हो। 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सोमनाथ उसके अध्यक्ष है। अगला, 9 से 17 अप्रैल 2024 तक किस मंत्रालय ने शक्ति नाम से संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन किया? तो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है, 17 अप्रैल तक चलेगा शक्ति महोत्सव। शक्ति महोत्सव ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के तहत जो संगीत नाटक अकादमी है वो इसको आयोजित कर रही है। संगीत नाटक अकादमी अपना संस्कृति यानी कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ही आता है, लेकिन वो एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था के रूप में भी वो काम करती है। तो मंत्रालय तो है ये अपना संस्कृति मंत्रालय, लेकिन आयोजन पूरी तरीके से संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक है जी, तो ये महोत्सव है और ये कब आयोजित किया जा रहा है? 9 से 17 अप्रैल को भारत भर के 7 शक्तिपीठों में आयोजित किया जा रहा है। 7 ऐसे शक्तिपीठ जो देवी माँ के लिए, दुर्गे माँ के लिए प्रसिद्ध हैं, उनकी जगहों पर, स्थलों पर ये आयोजित किया जा रहा है। जैसे कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, झारखंड, इन सब जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। चलिए अगला,
ये कुछ और महोत्सव हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार रिवीजन करवा रहा हूं, तो आज मैं आगे बढ़ूंगा। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की नए कोच नियुक्त किए गए हैं एक्चुअली में हरेंद्र सिंह। ध्यान रहे, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं हरेंद्र सिंह जी। दोस्तों बहुत ही पॉपुलर नाम है ये, भारत के हॉकी में पूर्व खिलाड़ी रह ही चुके हैं भारत के। इसके अलावा कोचिंग में इनका काफी लंबा कैरियर रहा है। ये भारत में भी जूनियर टीम ले लो, चाहे कोई भी महिला या पुरुष दोनों का, चाहे सीनियर टीम ले लो महिला या पुरुष का, सब में ये कोचिंग कर चुके हैं, सबके कोच रह चुके हैं। भारतीय पुरुष के भी ये टीम के कोच रह चुके थे 2018-19 के टाइम पर, महिला टीम के भी ये कोच रह चुके थे। अभी यहाँ पर ये फिर से बने हैं महिला टीम के कोच, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी ये ऑलरेडी पा चुके हैं। लॉस एंजल्स ओलंपिक तक 2028 में जो होने वाला है, यानी पेरिस ओलंपिक उसके बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक, तब तक ये रहेंगे कोच किसके? भारतीय महिला हॉकी टीम के, जो मेन वाली है यानी सीनियर वाली है महिला टीम है उसके। किसकी जगह पर आए हैं? हॉलैंड के जेनेक सोपमैन की जगह आए हैं, जो कि पूर्व कोच थे। ठीक है जी, चलिए अगला। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं, जैसे जसराज सनगुमन को एयर इंडिया का वैश्विक हवाई अड्डा संचालन का प्रमुख बनाया गया। मनोज पांडा वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए। श्रीनिवास पल्लिया विप्रो के नए सीईओ बने हैं। लव कुमार एसपीजी के बने हैं नए महानिरीक्षक। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार समूह में शामिल। राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने एमडी बनाया और संजय नायर को एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं शेफाली शरण को पीआईबी का महानिदेशक बनाया गया। ये प्रमुख नियुक्तियां हैं पिछले दिनों में जो आई थी चर्चे में। साथियों मैं इसको लगातार रिवीजन करवाता रहता हूं, लगभग हर दूसरे दिन या कभी कभी तो डेली हो जाता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको डेली पढ़ना, क्योंकि डेली पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसको पेज दे करके भी निपटाया जा सकता था, लेकिन पेज देने मात्र से आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, भूल जाते हो। पीडीएफ में तो ये ही जाता है, लेकिन यहाँ हर दिन जब मैं रिवाइज करा देता हूँ, तो मेरे द्वारा जब आपको एक एक लाइन एक एक पढ़ करके बता दिया जाता है, तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से तैयार हो जाता है। ऐसे ही आपकी और तैयारी अच्छे से होती रहे क्लासेस वगैरह, इसके लिए आपके लिए एक नया चैनल जो है अपना MJT 2.0 जो था उसका नाम बदल करके MJT SSC एंड रेलवे एग्जाम्स कर दिया गया है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर कल जीके जीएस की क्लास आई और बेहतरीन क्लास, इसमें साइंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन से रेलवे का ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सॉल्व कराया जा रहा है, करंट अफेयर अपडेट करके, करंट अफेयर के नए क्वेश्चन डाल करके, जीके जीएस के पुराने पैटर्न पे, और वो भी एडवांस क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ। तो आप जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। MJT SSC रेलवे एग्जाम्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आप या फिर चैनल पे भी जाकर फीचर चैनल में जाकर के देख सकते हो, पा जाओगे। तो इस चैनल को आप लोग अच्छा हाँ, एक चीज और, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर नोटिफिकेशन और आपको भेजा जाता रहता है लिंक, तो वहां से भी आप पहुंच जाओगे। जिनको अगर ये चैनल ना मिल रहा हो तो वहां से पहुंच जाएंगे। बाकी दुर्गा 60 कूपन कोड का यूज करके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो और वहां से आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि 60% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है नवरात्रि का, MJT ऐप पर जाकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला यानी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है, अगर आपको याद हो, अभी 1 जुलाई को इसका मर्जर हुआ था, 1 जुलाई 2023 को इसका मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। इन दोनों का मर्जर हुआ था ना, 1 जुलाई 2023 को हुआ था, अब तो 2024 चल रहा है। इस मर्जर के बाद ये प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 बैंक बन गई थी। वैसे पहले भी थी, लेकिन ऊपर नीचे हुआ करती थी, और अब लीडिंग एज पा गई, काफी लंबा अंतर। HDFC बैंक ने अभी लक्षद्वीप में अपनी एक ब्रांच खोली है। आपको याद होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के वहां पर खटिया लगा करके बैठे थे, जब मालदीव की इकोनॉमी डूबी हुई थी, तो उस टाइम पर यहाँ पर लक्षद्वीप में टाटा हुआ और भी बड़े बड़े कंपनियां हुआ, सब लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए वहां पर आए थे, उत्सुकता दिखाए थे, क्योंकि इंडिया का जो सेंटिमेंट था वो लक्षद्वीप के प्रति बढ़ा था, ठीक है ना। तो लक्षद्वीप के प्रति बढ़ा था, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। मालदीव ने इस पर लेकर के मजाक भी उड़ाया था इंडिया का। मालदीव ने कहा हमारे यहाँ पीने का स्वच्छ पानी है, और हमारे यहाँ होटल्स हैं, हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर क्या है, तुम्हारे पास क्या है? तो लोगों ने कहा हमारे पास मोदी है। फिर वहां पर सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना शुरू कर दिए, जमीन प्रॉपर्टी वगैरह लेना शुरू कर दिए। इस हिसाब से इसी कदम में आगे बढ़ते हुए HDFC बैंक ने भी कहा हम भी वहां पर अपनी एक ब्रांच खोलेंगे। तो लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला बैंक बन गया है HDFC। यहाँ पर आपके सामने आर्टिकल है, आप इसे देख सकते हो।
एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सीईओ और एमडी हैं शशिधर जगदीशन जी। और वहीं अगर आप लक्षद्वीप मैप में देखना चाहोगे तो भारत में आप देखोगे दक्षिण में ये केरला है। केरल में अगर आप कोच्चि से देखोगे तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे द्वीप आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा जूम करके देखा गया है, इसीलिए यहाँ पर मैप में केवल केरल वाला ही पार्ट दिखाया जा रहा है। आप समझिए कि भारत की सबसे दक्षिण में बहुत ही छोटे छोटे द्वीप के रूप में है, कि अगर नॉर्मली देखा जाएगा भारत के नक्शे में दिखेगा भी नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे कई सारे द्वीप है, उन द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, तो इसमें एक है कवारती। कवारती जो है ये इसकी कैपिटल है। हालांकि लक्षद्वीप जो है ये यूनियन टेरिटरी है, इसे ध्यान रखना। तो कवारती इसकी कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, और यहीं पर यह स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा। अगला, भारत ने लगातार कौनसीवीं बार डब्ल्यूटीओ में शांति खंड लागू किया? भारत ने दोस्तों लगातार 5वीं बार डब्ल्यूटीओ में यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर शांति खंड लागू किया है लगातार 5वीं बार। अब इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक क्वेश्चन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि सब लोग फेयर तरीके से व्यापार कर रहे हैं कि नहीं, दुनिया में जो ट्रेड कर रहे हैं वो फेयर तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ में अगर किसी देश की कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने नागरिकों को फ्री में अगर कुछ चीजें दे रही है, कुछ अनाज या फिर कोई ऐसी चीज सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो वो देने से कहीं अंतरराष्ट्रीय मार्केट पर दबाव तो नहीं पड़ रहा है, ये भी चेक करती है। और मेन विवाद यहीं से उठा हुआ है। आपने देखा होगा भारत में, आप सुनते भी होगे और आप देख ही रहे होगे, 80 करोड़ नागरिकों को अनाज दिया जा रहा है। ठीक है, इसको लेकर के डब्ल्यूटीओ में मुद्दा गया था। जो बाकी देश हैं वो ये कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं जब मुफ्त में अनाज दे रहे हैं तो इस वजह से डिमांड इनकी कम हो जा रही है, और दूसरी बात ये बाहर अपना जो माल है वो भेज नहीं रहे हैं। जब बाहर उतना माल नहीं भेज रहे हैं, डिमांड भी ऊपर से कम करा लिए हुए हैं नागरिकों के थ्रू, तो इस वजह से ये इंटरनेशनल जो नियम है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उनको वायलेट कर रहे हैं। पर है कि वो विनियमित करेगा कि कितना एक्सपोर्ट करें और कितना इंपोर्ट करें, और इससे मतलब जो बाकी के देश हैं वो किस रेट पर ले, किस रेट पर ना ले, ये सब सुनिश्चित डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। लेकिन अब इसमें क्या हुआ, भारत ने मार्केटिंग ईयर 2022-2023 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए एक बार फिर से विश्व व्यापार संगठन से शांति खंड का उपयोग किया। शांति खंड का उपयोग मतलब कि जैसे कि कुछ कुछ मामलों में डब्ल्यूटीओ कहा है, ठीक है, एक शांति खंड समझ लो कि एक पीस टाइप का है, कि अगर चलो एक बार के लिए आप माफी मांग लो, या फिर कहो कि आप कोई एक ऐसा रीजन बता दो कि हमारे यहाँ देखो दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से हमें इस बार करना पड़ रहा है ये चीज, तो वो कहते हैं शांति खंड लागू करना। तो शांति खंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, भारत 5वीं बार लगातार यहाँ पर किया हुआ है। तो इसको देख करके, और इससे सब्सिडी का हवाला, सीमा से अधिक जो एक लिमिट की तय की गई थी उससे ज्यादा सब्सिडी का हवाला दिया, और उसके बाद 5वीं बार शांति खंड का उपयोग किया। अब यहां पर देखो 2022-23 में भारत का चावल उत्पादन टोटल $52.8 बिलियन था। इसमें कुल $6.39 बिलियन की सब्सिडी थी। देखो 10% टोटल होना चाहिए घरेलू समर्थन सीमा, यानी कि डोमेस्टिक सपोर्ट लिमिट होनी चाहिए, लेकिन 10% से बढ़कर के 12% था। ये 12% घरेलू समर्थन लिमिट रही, भारत की लिमिट से ज्यादा रही, मतलब भारत में ये सब्सिडी आप देखोगे तो 52.8 बिलियन का 6.39 ये 12% होता है। तो 12% की सब्सिडी भारत ने दी। अब 12% की सब्सिडी जो भारत में थी, तो ये इसकी लिमिट को क्रॉस कर रही थी, जो कि वायलेट कर रहा था इसके नियमों का। इसको लेकर के यहाँ पर इसको दंड दिया जाना था, भारत को इस पर पेनाल्टी लगानी थी भारत पर, लेकिन चूंकि शांति खंड समझौते के तहत ऐसा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पनिश नहीं किया गया। साथ ही साथ में भारत ने तर्क क्या दिया है, भारत ने ये कहा है कि खाद्य सब्सिडी सीमा जो निर्धारित करने वाले जो फॉर्मूला है ना डब्ल्यूटीओ के, ये बहुत पुराने हैं। डब्ल्यूटीओ 1986-88 का बनाया हुआ ये फॉर्मूला यूज कर रहा है, और जो कि बहुत ओल्ड डेटेड हो चुका है। अब इसमें अपडेट की जरूरत है, संशोधन की जरूरत है, भारत लगातार इसमें मांग भी उठा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप ये समझ लो, डब्ल्यूटीओ जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में फेयर ट्रेड करने के लिए ये निर्धारित करता है कि कौन कितनी ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेगा,
कौन कितनी ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्टेशन करेगा, कौन कितनी ज्यादा मात्रा में अपने यहाँ वहां पर रखेगा, स्टॉक करेगा, यहां तक कि स्टॉक करने पर भी यहाँ पर एक लिमिट तय की गई है। ठीक है, तो ये सब चीजों का अगर उल्लंघन दिखता है तो फिर WTO जो है वो बातचीत करता है या कहें कि पेनाल्टी वगैरह लगाता है। तो ये था इसका पूरा मुद्दा। मैंने कोशिश किया आपको पूरा अच्छे से समझाने का। फिर भी जिनको ना समझ में आया हो, कल की वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ लेंगे, उनको समझाने का प्रयास करूंगा। अगला, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो WHO की जो रिपोर्ट आई है उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इन दो बीमारियों के मामलों में भारत रहा है दुनिया में दूसरे स्थान पर। चीन के बाद भारत का नंबर बताया जा रहा है। चीन पहले स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। WHO की रिपोर्ट जो आई है ये 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 पर ये डेटा रिपोर्ट मतलब लेकर के एनालिसिस करके रिपोर्ट जारी किए हैं, 2024 में जारी किए हैं। तो 2024 में रिपोर्ट आई है, लेकिन ये रिपोर्ट 2022 के आधार पर है। इसमें बताया गया है कि ग्लोबल लेवल पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और से संक्रमित थे और 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित थे। इनमें से चीन में टॉप पर चीन रहा जिसमें 35 मिलियन संक्रमण था हेपेटाइटिस बी का, और सेकंड पर भारत रहा जिसमें 29.8 मिलियन संक्रमण रहा हेपेटाइटिस बी का केवल। ठीक है, ऐसे ही हेपेटाइटिस सी का भी मामला है इनका। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस लीवर से रिलेटेड एक बीमारी है। इसी को लेकर के WHO ने ये रिपोर्ट पब्लिश की हुई है। WHO तो आप जानते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में। इसी वजह से 7 अप्रैल को अभी हम लोगों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया है, इसी महीने में कुछ दिन पहले ही 1948 को स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। अध्यक्ष इसके कौन? टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम जो है ये इसके अध्यक्ष हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में बजरनी बेनेडिक्ट को कहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया? बजरनी बेनेडिक्टस ये दोस्तों प्रधानमंत्री बन गए हैं आइसलैंड के। आइसलैंड की जो पूर्व प्रधानमंत्री थी इनसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा दे दी हैं और इस्तीफा देने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर दिया है और अपने ही एक सदस्य को प्रधानमंत्री बना दिया है। ये वैसे ही समझो जैसे कि मतलब राष्ट्रपति हम बन जाते हैं, तुम प्रधानमंत्री वाला पद तब तक संभालो, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग पद की पोस्ट पावर होती है। जैसे कहीं पर राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिली हुई है, कहीं पर प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर मिली हुई है। जैसे अपना देश जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री को ज्यादा पावर मिलती है, ब्रिटेन वगैरह यहाँ पर प्रधानमंत्रियों को ज्यादा पावर मिलती है। अमेरिका जैसे देश है वहां पर राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिलती है। रूस है वहां पर राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिलती है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर राष्ट्रपति को ज्यादा पावर मिलती है, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद दूसरे को देकर के इस्तीफा देकर के राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया है, मतलब उसके लिए अप्लाई कर दिया है। कौन? कैटरीन जैकब डाटिर। कैटरीन जैकब डाटिर पहले प्रधानमंत्री थी, ये इस्तीफा दी, उसके बाद राष्ट्रपति के लिए आवेदन कर दी हैं और अब बजरनी बेनेडिक्टसन जो है ये बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। क्लियर है ना? आइसलैंड की ये बात हो रही है। आइसलैंडिक कोरोना इसकी मुद्रा होती है, इसकी राजधानी रेकजाविक होती है। आप देखोगे आइसलैंड है कहाँ पर? तो यूरोप का मैप अगर आप देखोगे, यूरोप तो आपको याद ही होगा ना, यहाँ पर तुर्की दिख रहा है, इसके बाद आपको इधर दिख जाएगा, इधर दिख जाएगा इटली, ग्रीस, रोमानिया, ठीक है ना, जर्मनी, ये यूके दिख जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड दिख जाएगा। फिर आप सबको छोड़ते हुए इधर आओगे तो ये छोटा सा एक देश मिलेगा आइसलैंड। बहुत ही शांत देश, बहुत ही शांत द्वीप है ये, और इसी वजह से शांति सूचकांक जब भी आता है तो ये हमेशा टॉप पर रहता है, जब भी विश्व शांति सूचकांक आता है तब। ग्रीनलैंड के बगल में आपको मिल जाएगा आइसलैंड। ठीक है, इसी की बात हो रही थी। आगे ये प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो अभी नियुक्त हुए हैं उनका लिस्ट है, आप देख सकते हो। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी नियुक्त किए गए। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी जुडीथ सुमिनवा तलुका। सेनेगल के नए राष्ट्रपति बने हैं बासिरो डोमायो फे। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने हैं लुइस मोंटेनेग्रो। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस और हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। वहीं तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं पलेटी टेओ और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। तो ये थे आज के दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, कल की वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हुआ था, उसको सही कर लीजिएगा। मैंने गलती से बता दिया था कि पैट कमिंस सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी है, लेकिन वो मिचेल स्टार्क जो है वो सबसे ज्यादा
महंगे खिलाड़ी बने हैं और मिचेल स्टार्क की टीम को केकेआर ने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो वो अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। थोड़ा उन लोग का एक तो चेहरा भी एक है, देश में भी एक है, एक ही देश के हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, दिमाग में उन्हीं का नाम चल रहा था, यहाँ पर मैं पैट कमिंस लिख रहा था। हो जाता है कभी कभी, और आप लोग कमेंट करके बता देते हो, इसके लिए धन्यवाद भी, जिससे सुधार हो पाता है। कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से पूछा था, उगादी महोत्सव निम्न में से किस राज्य में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है राजस्थान में मनाए जाने वाला गणगौर महोत्सव किस भगवान को समर्पित है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, बताइएगा जरूर। किस कण को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता था? आप कमेंट करके बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में भी कोशिश करना लिखने का। इसके अलावा अपनी जो बुक आती है, अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में है। ऑफलाइन बुक है, आप घर पर मंगवा सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।